नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ एनडीए में प्रचंड जीत को लेकर खुशी की लहर है, सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, वहां इस बात की चर्चा है कि डिप्टी सीएम, मंत्री, विप और विधानसभा अध्यक्ष का नेता कौन बनेगा। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर शोक की लहर है। पूरी पार्टियां गम में डूबी हुई हैं और वहां के समीक्षा बैठक में यह तय हो रहा है कि क्यों हारे, कैसे हारे, किसने हरवाया। लेकिन देखिए, अब बहुत कुछ बड़ा बदलाव तो हो नहीं पाएगा इस समीक्षा बैठक से परिणाम में, लेकिन पार्टी को और आगे की राजनीति को, रणनीति को दुरुस्त जरूर किया जा सकता है। खबर तो यह भी थी कि तेजस्वी यादव अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं थे, बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने पर हामी भर दी। लेकिन देखिए, इस बार महागठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम 38 जिलों में किस राजनीतिक समीकरण के तहत, किस सामाजिक समीकरण के तहत, किस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे कि जिन जिन इलाकों में उनका गढ़ था, जो जो इलाके उनके किले माने जाते थे, वो भी इस बार ढह गए। हम बात करेंगे सारण, सिवान और गोपालगंज की, यानी कि सारण कमिश्नरी की, छपरा कमिश्नरी की। और इस कमिश्नरी की बात करें तो सारण में 10 विधानसभा की सीटें, सिवान में 8 विधानसभा की सीटें और गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें, कुल 24 सीटें हैं। पिछली बार लगभग 15-16 सीटों पर महागठबंधन ने इन 24 सीटों में से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का चुनावी परिणाम यह बताता है कि महज 4 सीटों पर पूरा महागठबंधन जो है वो सिमट गया और एनडीए ने 20 सीटों पर जीत हासिल कर ली। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ एक सीटें हैं जिसके बारे में हम आपको समझाएंगे तो आप बेहतर तरीके से महागठबंधन की हार को समझ पाएंगे। जिसमें एक सीट है मांझी विधानसभा, छपरा से लगी हुई सीट है। और यहां पर 2020 में सतेंद्र यादव सीपीएम के वो विधायक बने थे। जदयू की माधवी सिंह तीसरे नंबर पर चली गई थी, निर्दलीय राणा प्रताप सिंह दूसरे नंबर पर थे। इस बार का जब चुनाव नजदीक आ रहा था तो क्षेत्र में घूमने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि यहां पर राजद को या महागठबंधन में किसी को भी अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा और दूसरे सामाजिक समीकरणों को साधते हुए एक नया चेहरा उतारना होगा, तभी यहां पर महागठबंधन के लिए राह आसान हो पाएगी। लेकिन देखिए, पुराने सतेंद्र यादव पर ही महागठबंधन ने भरोसा कर लिया, सतेंद्र यादव को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। सतेंद्र यादव को लेकर बीते एकाध सालों में उस क्षेत्र में बहुत कुछ चर्चाएं छिड़ी थी, उनको लेकर कई विवाद भी था। जो राजपूत यादवों की लड़ाई मुबारकपुर कांड बगल में हुई थी, उसको लेकर भी बहुत हंगामा हुआ था, कई ऑडियो वायरल हुए थे। लेकिन देखिए, सतेंद्र यादव को ही टिकट देकर मैदान में उतारा गया और महागठबंधन की उम्मीद थी कि अगरा बनाम पिछड़ा करके हम यहां से चुनाव बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए, मांझी विधानसभा को लेकर एक चर्चा ये चल रही थी कि राजद ने यहां पर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझते हुए शायद सुधांशु रंजन पांडे, जो कि एमएलसी का चुनाव लड़ गए थे, उनको तैयारी करने को कहा था। वो तैयारी भी कर रहे थे पूरे दमखम के साथ, पूरी कोशिश भी वो कर रहे थे। वोटर जो थे लगातार उनके बीच संपर्क में रह रहे थे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ महागठबंधन के अंदर और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, यह सब कुछ बता रहा है कि कोई तैयारी महागठबंधन की नहीं थी। झूठ मूठ का तेजस्वी यादव बस बोलते रह गए कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, ये सर्वे आएगा, वो रिपोर्ट आएगा। लेकिन यह सच्चाई है कि बहुत विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सर्वे से कोई मतलब नहीं, दूसरे के दबाव में, दूसरे के कहने पर टिकटों को बांटा गया और उसका फलाफल अब यह है कि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। अब देखिए, मांझी विधानसभा में हुआ क्या, यह समझने की जरूरत है। पूरे सारण को समझ लेंगे। पिछली बार सिवान में भी जीते, गोपालगंज में भी जीते, सारण में भी जीते
और कहा जाता है सारण कमिश्नरी की जब भी बात होगी तो यहां राजपूतों की भी संख्या है, ब्राह्मणों की भी संख्या है, यादवों की भी संख्या है, भूमिहारों की भी संख्या है। कुछ एक ऐसे जिले हैं जहां पर खास एक वर्ग का ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है। अगर माझी की बात करें तो राजपूतों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, यादव और ब्राह्मण लगभग लगभग बराबर होते हैं। और इसी वजह से इस बार माझी विधानसभा को लेकर हर किसी के मन में था कि राजद इस बार अपने एमवाई समीकरण से अलग होकर ब्राह्मण समीकरण के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। यह हर कोई मानकर चल रहा था। उसको यह भी यकीन था कि इस बार यह सीट महागठबंधन में राजद के खाते में रहेगी। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने अपनी गलती को सुधारा। पिछली बार अचानक माधवी सिंह को उतारकर जो गलती की थी, उस गलती को सुधारते हुए उस क्षेत्र के बड़े राजपूत चेहरा प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को जेडीयू ने माझी में टिकट दे दिया। दूसरी तरफ अब इस सवर्ण वोटों में बिखराव की आवश्यकता थी। अगर आपको माझी विधानसभा जीतना है तो दो मंत्र समझ लीजिए, या तो राजपूत वोटों में बिखराव कराइए या फिर ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी कीजिए। देखिए, 2015 में विजय शंकर दुबे कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव जीत गए और 2020 में सत्येंद्र यादव इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि यहां पर राजपूत वोटों का बिखराव हुआ। कुछ जेडीयू के साथ माधवी सिंह को मिला और कुछ जो दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहे राणा प्रताप सिंह उनको मिला। क्योंकि माधवी सिंह का जो कद है राजपूतों के अंदर वो बड़ा कद नहीं है और राणा प्रताप सिंह लोकल थे, उस क्षेत्र के थे, बड़े दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो राणा प्रताप के पक्ष में राजपूतों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली थी। राजपूत समाज के बड़े चेहरे प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में थे। राणा प्रताप फिर निर्दलीय लड़े, बीजेपी के हैं लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरे। लेकिन क्योंकि देखिए, राजपूतों के बड़े चेहरे प्रभुनाथ सिंह के बेटे जब चुनावी मैदान में है, यादव बनाम राजपूत की लड़ाई है, तो राजपूत ज्यादा टूटेगा नहीं। और ये हुआ भी। जितना वोट पिछली बार राणा प्रताप को मिल गया था, इस बार उतना वोट नहीं मिला। राजपूतों में एकजुटता हुई और उन्होंने रणधीर सिंह को वोट किया। अब ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण वोटों को लेकर सबकी नजरें गड़ी थी कि ब्राह्मण क्या करेंगे, क्योंकि जन सुराज से वाईबी गिरी भी चुनावी मैदान में थे। वाईबी गिरी को भी गिरी समाज के वोट मिले होंगे, लेकिन ब्राह्मणों का वोट वो नहीं ले पाए। ऐसे परिस्थिति में सत्येंद्र यादव की राह मुश्किल साफ दिखाई दे रही थी। केवल एमवाई से आप उस क्षेत्र में चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। आप इस उम्मीद पर टिके थे कि राणा प्रताप राजपूतों का वोट काटेंगे, वाईबी गिरी ब्राह्मणों का वोट काटेंगे, लेकिन वो लोग इसमें सफल नहीं हुए क्योंकि कहीं ना कहीं वाईबी गिरी अचानक के नेता वहां पर पैदा हो गए थे। वाईबी गिरी का भले ही कोर्ट के चार दीवारी में अलग भौकाल होगा, वकील के तौर पर उनकी एक अलग पहचान होगी, लेकिन राजनेता के तौर पर वाईबी गिरी की वो पहचान नहीं है और इस वजह से ब्राह्मण उनके साथ नहीं गए। लेकिन अगर सोचिए कि जो सुधांशु रंजन पांडे लगातार माझी में कैंप किए हुए थे, लगातार माझी की राजनीति पर नजर रखे हुए थे, गांव गांव गली गली घूम रहे थे, बड़ा ब्राह्मण चेहरा उस क्षेत्र में थे, अगर उनको टिकट दिया जाता तो क्या ब्राह्मणों का वोट टूटता या नहीं टूटता? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर सुधांशु रंजन पांडे ने एक अपनी पैठ बना ली है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो चुनावी मैदान में होते, एमवाई समीकरण उनके साथ होता, ब्राह्मणों के वोट में डिवीजन होता, तो फिर ये सीट महागठबंधन के लिए आसानी से निकलती दिखाई दे सकती थी। लेकिन केवल एमवाई के जरिए माझी को जीतने की कोशिश की गई। सत्येंद्र यादव बुरी तरह से फ्लॉप हुए। अब देखिए, सत्येंद्र यादव को जो वोट मिला था वो 58,668 था। रणधीर सिंह को वोट मिला 68,455 था। यानी जीत हार के बीच में जो अंतर है वो है 9,787 का,
जबकि राणा प्रताप सिंह 19,000 वोट ले आए, वाईवी गिरी 9,000 वोट ले आए। देखिए राणा प्रताप सिंह पिछली बार 33,000 वोट ले आए थे, इस बार महज 19,000, यानी कि राजपूत उनके साथ एग्रेसिव होकर नहीं गया, ये सच्चाई है। वाईवी गिरी को 9,306 जो कुछ वोट मिले हैं, ये मान के चलिए जो अधिकतर गिरी समाज का है इनको वोट मिला है। लेकिन अगर ब्राह्मणों का वोट टूटता, क्योंकि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड आपने कराने की कोशिश की, तो ब्राह्मण जाहिर है कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की जब लड़ाई होगी तो फॉरवर्ड के साथ जाएगा, ब्राह्मण रणधीर सिंह के साथ चला गया। लेकिन अगर आपने यहाँ किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया होता, सुधांशु रंजन जो मैदान में खड़े होकर तैयारी में लगे थे उनको बनाया होता, तो फिर ये ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं डिवाइड होता, और ये जो 9,000 की महज हार है वो कहीं ना कहीं आपके लिए 5-7 हजार वोटों से जीतने का एक अलग परिणाम लेकर आता। लेकिन आप यहां चूके पहला तो आप यहां कैंडिडेट यादव दे दिए, ब्राह्मण नहीं दिए, वोटों का डिवीजन नहीं करा पाए। दूसरा जो महागठबंधन की गलती थी, पूरे सारण कमिश्नरी में 2 विधायक थे महागठबंधन के ब्राह्मण समाज के, एक सिवान के बड़हरिया में बच्चा पांडे, उनका टिकट कटा, और महाराजगंज में कांग्रेस से विजय शंकर दुबे, उनका टिकट कटा। दोनों ही सीटों पर आपने वैश्य समाज को उतारा, लेकिन सवाल है कि वैश्य समाज कितना आपके पास वोट में टर्नआउट हुआ। महाराजगंज में तो एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे को आपने उतार दिया और वो भी बुरी तरह चुनाव हार गए। बड़हरिया में जिनको उतारा वो भी पूरी तरह चुनाव हार गए, और उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि गोपालगंज की सीटों पर जहां ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, उन्होंने आपको वोट ही नहीं किया, क्योंकि आपने तो पहले से जो 2 विधायक थे उनका टिकट काटा और कहीं दूसरी जगह टिकट भी नहीं दिया पूरा सारण कमिश्नरी में, तो फिर ब्राह्मणों का वोट आपको कैसे मिलता। पिछली बार आपने टिकट दिया तो आपको वोट मिला, सारण में आप 10 में 7 सीटें जीत गए, सिवान में 8 में से 6 जीत गए, गोपालगंज में 6 में 2 जीत गए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार महागठबंधन पूरी तरीके से साफ हो गया। सारण में आपको महज 3 सीटें मिली, गरखा, मढ़ौरा, परसा। इसके अलावा सिवान में सिर्फ रघुनाथपुर जहां ओसामा लड़े, गोपालगंज में तो आप 6 के 6 हार गए, तो 24 सीटों में 4 सीटों पर आ गए, जो कि 24 में आपका संख्या 2020 में 15 से 16 था। तो पहला गलती यहां पर सामाजिक समीकरण को साधने में महागठबंधन से चूक हुई। टिकट काटा ब्राह्मणों का तो कहीं दिया ही नहीं। अब वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे तो उनका कटा, तो कहीं तो दूसरे जगह आप देकर उसको मैनेज करने की कोशिश करते, लेकिन आपने कहीं नहीं किया। आपको लगा कि शायद आपको ब्राह्मणों के वोट की आवश्यकता नहीं है, हम वैश्य वोट में डिवीजन कराएंगे। देखिए वैश्य वोट में, कायस्थ वोट में इतने आसानी से डिवीजन नहीं होते हैं, ये साफ दिखाई भी दे गया। बांकीपुर में भी वही हाल हो गया, यहाँ कुमरार में भी आपका वही हाल हो गया। ये इतने आसानी से डिवीजन होने वाले नहीं है, लेकिन जो हो सकते थे, जो आपके साथ थे, आपने उनको भी छोड़ दिया। कई पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके परिवार से एक लोग दूसरी पार्टी में, एक लोग दूसरे पार्टी में, होता रहता है, राजनीति है। लेकिन आपको सीट जीतना है तो फिर आपको समीकरण साधने होंगे, और कई जगहों पर आप समीकरण साधने में फेल हुए हैं। और सारण, सिवान, गोपालगंज में तो बुरी तरीके से स्ट्रेटजी आपकी फेल हुई है। और मांझी विधानसभा उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव जीते। पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक उनके साथ गया है, ब्राह्मण भी गए हैं, राजपूत भी गए हैं, और जो दूसरी जातियां हैं वो भी गई हैं। कुछ हद तक गिरी जी लोग टूटकर वाईवी गिरी के साथ गए, पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि राजपूत वोटों में ज्यादा बिखराव नहीं हुआ। इस बार राणा प्रताप उतने वोट लेकर नहीं आ पाए। ब्राह्मण उम्मीदवार देते तो फिर ब्राह्मणों के मन में होते कि इस सीट पर फिर से हमारा कब्जा हो, तो ब्राह्मण टूटते। जैसा विजय शंकर दुबे 2015 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, तो ब्राह्मण टूटे, उनको वोट किया और वो चुनाव जीते। अब विजय शंकर दुबे जैसे नेता का टिकट आप काटे, टूना पांडे के जो भाई थे बड़हरिया में, बच्चा पांडे, उनका टिकट काटे। अब निजी दुश्मनी में आपने टिकट काटा, दूसरे जगह ब्राह्मणों को दिया भी नहीं, तो हर जगह आपको नुकसान उठाना पड़ा। और ये ब्राह्मण वोट थोड़े बहुत भी आपके साथ आते तो बहुत प्लस पॉइंट का काम करता कई सीटों पर। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सारण, सिवान और गोपालगंज में ब्राह्मणों को दरकिनार करना महागठबंधन को भारी पड़ा। और बस बात इतना ही नहीं है, बात यह भी है कि आपने
अपने ब्राह्मण चेहरों को सही से इस्तेमाल भी नहीं किया। आपने सुधांशु रंजन पांडे, जो आपके इकलौते अब ब्राह्मण चेहरे पूरे सारण कमिश्नरी में हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ किया और कैसे किया, कहाँ कहाँ प्रचार में ले गए। तो सवाल तो है कि महागठबंधन की स्ट्रेटेजी क्या थी और किस रणनीति के तहत आप चुनाव लड़े, किस सामाजिक समीकरण के तहत आपने टिकटों का बंटवारा किया। जो मैदान में मेहनत कर रहा था आपने उनको छोड़ा। देखिए, कई जगहों पर आपने दूसरे के टिकट काटे तो आपको जीत मिली। अगर शायद मांझी में भी ये आपने हिम्मत करके काम किया होता और सत्येंद्र यादव की जगह सुधांशु रंजन को टिकट दिया होता तो शायद यहां भी कहानी आपको दूसरी दिखाई देती। अगर आपको अपने यादव और मुस्लिम पर इतना भरोसा था तो फिर आपको दूसरे सामाजिक समीकरण के तहत यहां ब्राह्मण लड़ाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लड़ाए और उसका खामियाजा आप पूरे सारण सिवान गोपालगंज जिले में आपने भुगता। टिकट भी काटा, कहीं दिया भी नहीं। तो ये मांझी का जो समीकरण था, ये पूरा का पूरा सारण कमिश्नरी का समीकरण आप कह सकते हैं, जहां पर चूक हुई महागठबंधन से और उसका खामियाजा सीटें हार कर भुगतना पड़ा है। पूरे सारण कमिश्नरी में महज 4 सीटें महागठबंधन जीत पाई, 3 सारण में और 1 सिवान में। बने रहिएगा, आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।